में ज़ैनब और मुईज़ MBBS कर रहे थे। वहाँ डिग्री मुकम्मल होने के बाद हर टॉपर से इसकी एक ख्वाहिश पूछी जाती है और स्टूडेंट जिस भी ख्वाहिश का इजहार करे वो यूनिवर्सिटी को हर हाल में पूरा करना पड़ती है। मुईज़ ने भी टॉप किया था ज़ैनब, और वो बहुत खुश थे क्योंकि इसके बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। लेकिन मुईज़ ने जो ख्वाहिश बयान की वो यूनिवर्सिटी के लिए नाकाबिले कबूल थी। मुईज़ चाहता था इसे वो जगह दिखाई जाए जहां इनके साइंसदान रिसर्च करते हैं। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि इसकी ये ख्वाहिश पूरी करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये एक यहूदी है। अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो इसे वहां ले जाने की कभी भी इजाजत न दी जाती। मुईज़ को वहां ले जाने से पहले भी और बाद में भी यही समझाया गया था कि वहां जो भी देखेगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन जो चीज वो देख आया था इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और सबको इसके बारे में बता दिया, जिस वजह से इसे यूनिवर्सिटी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। और इसके साथ ज़ैनब ने भी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। हाफिज अब्दुल्ला कहते कहते रुके। वो दोनों बहुत गौर से इनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या देखा था वहाँ? फरासीम ने पूछा। उसे जिस एरिया में ले जाया गया था वो एक बहुत बड़ा कमरा था जहां हर तरफ बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स थी। हर स्क्रीन पे 3 या 4 साइंटिस्ट बैठे हुए थे। और पता है हर एक स्क्रीन पे क्या था? हर स्क्रीन पे कुरान की मुख्तलिफ आयात थी जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और सब इस पे गौर व फिक्र कर रहे थे, इसे समझ रहे थे। मुईज़ ने सुना था कि साइंस कुरान से निकली है, मगर इस दिन अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद इसने इस्लाम कबूल कर लिया। और ज़ैनब ने तो हमेशा से इस पे खुद से ज्यादा एतमाद किया था, फिर वो कैसे इसे झुठलाती? हाफिज अब्दुल्ला ने गहरी सांस भरी। हम मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है, जो कुरान पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ने बार बार गौर व फिक्र करने का कहा, लेकिन हम नहीं करते और इसी चीज का फायदा गैर मुस्लिम उठा रहे हैं। हम लोग सिर्फ मजहब की खातिर लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी हकीकत और ताकत के जरिए इन मजहबी लड़ाई झगड़ों को खत्म नहीं कर सकते। कितना अच्छा हो अगर सब लोग मजहब की वजह से लड़ने के बजाय अपने अपने मजहब के मुताबिक असल जिंदगी गुजारे। तो क्या इस वजह से इनके घर वाले भी इनसे दूर हैं? ईसा ने दबी हुई आवाज में कहा। हाँ, मुईज़ के घर वाले तो अमेरिका में मुकीम थे। जब इनको पता चला कि मुईज़ ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसे घर जाने से पहले ही रोक दिया गया। मगर ज़ैनब को यकीन था कि इसके घर वाले इनको समझेंगे और वो मुईज़ के साथ पाकिस्तान आई, मगर इसके घर वालों ने भी इन्हें कबूल नहीं किया। मुईज़ इसे जबरदस्ती इसके घर छोड़ गया था और अब इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था, क्योंकि ज़ैनब ने अब इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन ज़ैनब ने अपने घर वालों से हर ताल्लुक तोड़कर इस्लाम कबूल किया और मुईज़ से शादी कर ली। हाफिज अब्दुल्ला ने तफसील बताई। फरासीम बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था और ईसा मुठियां भींचे गुस्सा जब्त कर रहा था, जो न जाने किस पे आ रहा था। कुछ और पूछना चाहते हो? हाफिज अब्दुल्ला ने ईसा को देखकर पूछा। ईसा ने सर उठाकर इन्हें देखा और न सर नफी में हिला उठा। फरासीम भी इसे देखकर खड़ा हुआ और वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ा। लगता है मार्गरेट तुम्हारा इंतजार कर रही है। फरासीम ने मस्जिद के बाहर दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठी मार्गरेट को देखकर कहा। ईसा इसे यूं देखकर इसकी जानिब लपका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईसा ने संजीदगी से पूछा। वो मैं कुछ नहीं। मार्गरेट इसकी आंखों में गहरी संजीदगी देखकर गड़बड़ाई। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। फरासीम चला गया। तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो? उठो यहाँ से, ईसा ने साबका लहजे में कहा। वो वहाँ से उठी और इसके साथ चलने लगी। ईसा, तुम्हें क्या हुआ है? वो डरते डरते बोली। कुछ नहीं, वो सपाट लहजे में बोला। तो फिर इतने सीरियस मूड में क्यों हो? वो चलते चलते इसके सामने दीवार बन के खड़ी हो गई। कभी कभी सीरियस मूड में भी रहना चाहिए। वो इसे पीछे हटाता आगे बढ़ा। लेकिन तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते। जब से तुमने फरासीम के साथ रहना शुरू किया है तब से तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। वो शिकायत भरे लहजे में बोली। मेरी क्लास है, बाद में बात करते हैं। वो इसकी बात नजरअंदाज करता लंबे डग भरता क्लासरूम चला गया, जहाँ स्टीफेंस, नायका और सुमेरा कुर्सियों पे गोल दायरे की शक्ल में बैठे बातें कर रहे थे। ईसा, आज तुमने बहुत देर कर दी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये दोनों बहुत बोर करती हैं मुझे। अब ऐसे क्यों खड़े हो? जो हमारे साथ बैठो। स्टीफेंस ने साथ पड़ी कुर्सी अपने तरफ खिसकाई और उसे बैठने का इशारा किया। आज क्लास नहीं होगी? ईसा ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। नहीं, क्लास आज की बजाय कल होगी, स्टीफेंस ने बताया। लेकिन क्यों? ईसा ने हैरत से पूछा। क्लास आज हो या कल, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पढ़ने थोड़ी आते हो, नायका ने हंसते हुए कहा। लेकिन वो इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे घर जाना है। वो सर झटक कर उठा। इज एवरीथिंग ओके? आज इतनी जल्दी? स्टीफेंस ने इसका हाथ पकड़ा और इसे हैरत से देखने लगा। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ईसा ने आहिस्ता से कहा। क्या हुआ तबीयत को? कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं कर आए?
स्टीफेंस खड़े होकर पूछने लगा। हाँ, इसीलिए तो इतने सीरियस मूड में है। सुमेरा भी फौरन बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बस सर में दर्द है, आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा, प्लीज अभी मुझे घर जाने दो। ईसा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और स्टीफेंस को इल्तिजाइया नजरों से देखने लगा। ठीक है, तुम घर जाओ, लेकिन प्लीज फोन ऑन रखना। स्टीफेंस ने इसका हाथ छोड़ा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और सर हिलाकर वहां से चला गया। सबसे इसे इतना संजीदा देखकर कुछ परेशान हो रहे थे। नायका, तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? स्टीफन से संजीदगी से पूछा। नहीं तो, अगर ऐसी कोई बात होती तो सबको पता होता, मगर मैंने इसे कुछ नहीं कहा। नायका ने कंधे उचकाए। शायद इसे मेरा मजाक करना अच्छा नहीं लगा। नायका ने आहिस्ता से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसकी वाकई में तबीयत ठीक ना हो। स्टीफन ने कहा, लेकिन नायका को अभी यही लग रहा था कि इसे इसका मजाक करना अच्छा नहीं लगा। कल पहुंचते ही ज़ैनब बेगम ने इसे बताया कि मोहित साहब कुछ दिनों के लिए अमेरिका गए हैं और वापसी का कोई पता नहीं कब वापस आएंगे। आज भी सब इसे मैसेजेस कर रहे थे, मगर स्टीफेंस के अलावा इसने और किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज वो सिर्फ ज़ैनब बेगम से बातें करना चाहता था, कुछ अपनी सुनाना चाहता था और कुछ इनकी सुनना चाहता था। वो पिछले 15 मिनट से सर ज़ैनब बेगम की गोद में रखे इनके कमरे में लेटा था। क्या बात है, आज इतने चुप चुप क्यों हो? कल यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ, बस नींद आ रही है, वो आहिस्ता से बोला। माँ सो गया? वो इसका सर दबाने लगी। इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। ज़ैनब बेगम ने जरा सा झुक कर इसका माथा चूमा। मामा, पापा अमेरिका किससे मिलने गए हैं? इसने आंखें खोलकर ज़ैनब बेगम की तरफ देखा। बताया तो था, ऑफिस के किसी काम से गए हैं। ज़ैनब बेगम मुस्कुराई। आपके घर वाले कहाँ हैं? वो नजरें झुकाए मध्यम आवाज में बोला। ज़ैनब बेगम इसकी बात पर हैरत से इसे देखने लगी, क्योंकि आज से पहले ईसा ने कभी इनसे इनके खानदान के बारे में नहीं पूछा था। मेरे घर वाले तो मेरे पास हैं, तुम, माज और तुम्हारे पापा, बस यही है मेरा सारा कुछ। कुछ लम्हे खाली नजरों से इसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट दबाए बोलने लगी। नहीं मामा, आप जानती हैं मैं किन घर वालों की बात कर रहा हूँ। वो उठकर बैठ गया। मैंने कहा ना, मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। अगर कोई था भी तो अब मेरे लिए वो मर चुका है। ज़ैनब बेगम ने दो टोक जवाब दिया। मामा, मुझे अंकल अब्दुल्ला ने आपके और पापा के बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप अपने माँ बाप बहन भाइयों से मिले? आपने फिर से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? वो ज़ैनब बेगम का हाथ पकड़कर बहुत संजीदगी से पूछने लगा। मुझे अल्लाह ने नए लोगों के साथ एक नई जिंदगी गुजारने का मौका दिया और मैंने इस नई जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे कभी पुरानी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं हुई। ज़ैनब बेगम ने फिर से बेबसी में हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। आप पापा से बहुत प्यार करती हैं ना? शायद आप पापा से आप इतना प्यार नहीं करते जितना आप इनसे करती हैं। वो फिर से सर गोद में रखकर लेट गया। नहीं, तुम्हारे पापा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। हमारे लिए हमारी मोहब्बत हमारा ईमान का एक हिस्सा है, जिसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। वो बहुत नरमी से कुछ सोचते हुए बोल रही थी, जैसे कुछ याद कर रही हो। तो फिर पापा आपको घर जबरदस्ती क्यों छोड़ाए थे? उन्होंने आपको शादी के लिए या इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया? वो आपके बगैर कैसे रह सकते थे? वो सवालिया नजरें उठाए देखने लगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। और जहाँ तक बात रही इस्लाम कबूल करने की, तो दीन में जबरदस्ती जायज नहीं। हम चाहे जितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, हमें तब तक ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ता है जब तक हमारी रूह ना कब्ज कर ली जाए। जिंदगी रुकती नहीं, ये चलती रहती है, सांसें भी चलती रहती हैं, और मेरे बगैर वो कैसे जीते ये तो बस वही जानते थे। लेकिन मोहब्बत का हक अदा करना मुझ पे फर्ज था, जो मैंने अदा किया। ज़ैनब बेगम की आंखें अपनी माँ जी की गमगीन यादों को याद करके नम होने लगी। तो क्या मोहब्बत करने वाले बहुत कमजोर होते हैं कि जबरदस्ती अपनी मोहब्बत को छोड़ दें? वो फिर से सवाल का जवाब तलाशने लगा। हाँ, मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर कर देती है, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि मोहब्बत से ज्यादा ताकत और किसी चीज में नहीं है। मोहब्बत में खुद को वो लोग मारते हैं जो मोहब्बत को अपनी कमजोरी बना बैठते हैं। मोहब्बत को अपनी ताकत बनाकर जिंदगी को चैलेंज करना चाहिए, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम्हारे पापा ने भी मोहब्बत को अपनी ताकत बनाया, और मुझे वो जबरदस्ती इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि वो मुझे आखिरत में भी खुश देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं इनकी वजह से गुनाहगार बनूं। मैं इनके लिए नामहरम थी। हम जब भी एक दूसरे को देखते, हमारा दिल करता हम एक दूसरे को बस देखते जाएं। हम एक दूसरे की इबादत करने लगे थे। हमारे लिए हम एक दूसरे के लिए खुदा थे। हम हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचते रहते, एक दूसरे से मिलते, बातें करते हैं। हम दो जिस्म एक जान थे। लेकिन जब तुम्हारे पापा ने इस्लाम कबूल किया, वो मुझसे दूर रहने लगे थे। वो डरते थे कहीं दुनिया और आखिरत में अपनी मोहब्बत की रुसवाई की वजह खुद ही ना बन जाए। बस यही एक सोच थी जो इनको मुझसे दूर रख कर भी सुकून देती थी।
मोहब्बत ये नहीं होती कि हम अपनी हवस में अपनी मोहब्बत को दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दें, बल्कि मोहब्बत तो एक बहुत ही पाकीज़ा एहसास है जो हम इंसानों के लिए एक इम्तिहान होता है, जिसमें कामयाब भी सिर्फ वही होता है जो इसकी पाकीज़गी को अपने रूह में जज्ब करके खुद को पाक कर दे। वो बिना पलक झपके खुद में गुम बोलती जा रही थी। ईसा की पलकों के गोशे नम हो गए थे क्योंकि इस वक्त इसके जहन में नायका की तस्वीर चल रही थी। वो भी तो इसके लिए नामहरम थी, फिर भी वो इसे छूने की जसारत कर चुका था और यकीनन अब वो अपने किए पे पछता रहा था। मामा आप बहुत अच्छी हैं। इसने आंखों में आई नमी की छुपाने की कोशिश की और उठकर ज़ैनब बेगम की हथेली चूमी। तुम्हें ये सब बताने का मकसद ये था कि तुम भी अपने पापा के जैसे हो जाओ, ताकि अल्लाह के सामने हमें और तुम्हें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। ज़ैनब बेगम ने इसके हाथ पे अपना दूसरा हाथ रखा और इसे समझाने के अंदाज में बोली, मामा आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी आपका सर मेरी वजह से झुकने नहीं दूंगा। मुझे फख्र है मैं आपका बेटा हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया। आंखों में नमी की वजह से इसकी आंखों का रंग और भी गहरा हो गया था, जो इसके पुरकशिश चेहरे को मजीद हसीन बना रहा था। मुझे भी फख्र है कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। अल्लाह हर माँ को तुम जैसी औलाद से नवाजे। ज़ैनब बेगम ने प्यार से इसका माथा चूमा। मामा मैं अब चलता हूँ, माँ अकेला है। वो कहकर बेड से उतरा और ज़ैनब बेगम का सर चूमकर शब खैर कहता कमरे से बाहर निकला। अपने कमरे पर पहुंचते ही इसने माज को देखा जो बहुत सुकून से सो रहा था। इसने बेड पर लेते हुए अपने मोबाइल पकड़ा और ऑन करते ही नायका का मैसेज देखकर चौंका। नायका ने वही शायरी इसे भेजी थी जो एक दिन पहले ईसा ने इसे भेजी थी। अभी तो ऐन लिखा है, अभी तो शीन बाकी है, अभी ये बिन्त हवा सुन तेरी तौहीन बाकी है, अभी लैला से मिलना है, अभी शीरीन बाकी है, अभी तो हुस्न की मंडी का यारो सीन बाकी है। बड़े आशिक बने फिरते हैं, इनसे जरा तुम पूछो कि गिनती हो गई पूरी या दो एक तीन बाकी हैं। अजब एक शोर है बर्पा, मोहब्बत है, नदीदे हैं ये क्या जाने, क्या लोहा टीन बाकी है। दिलों पे गर्द सी छाई है, आहें बेजरर सी हैं, दुआ क्यों रंग लाए के अभी आमीन बाकी है। कहीं मजनू की बस बातें, कहीं फरहाद के किस्से, क्या दुनिया में बजाने को यही एक बीन बाकी है। नई तहजीब पर तेरी करूँगा मैं बहस, लेकिन अभी ये बात सुन लो तुम, खुदा का दीन बाकी है। अभी आशिक का इश्क एन इबादत बाकी है, अभी तक आयतें हैं ज़हन दिल के गोशे गोशे में, अभी बकोराह अभी ताहा अभी यासीन बाकी है। खलाला हो के मुत्ता हो या तलाक़े 313, सुनो बातिल फिका वालवा अभी एन बाकी है। वो इससे बात करना चाहती थी मगर ईसा ने अभी तक इसके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब वो इससे बात करना चाहता था क्योंकि वो जानता था वो इसके लिए परेशान है, लेकिन आज इसका ज़मीर इसे बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। बेबसी से इसकी आंखों से आंसू बेख्तियार मोतियों की तरह गिरने लगे थे। वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगा था। आज वो बस यही कर सकता था। वो अपनी मोहब्बत को अपने दफन कर देना चाहता था क्योंकि रोज़े महशर वो अपनी मोहब्बत को अपनी वजह से तकलीफ में मुब्तला होते नहीं देख सकता था। आज पहली बार ईसा को लगा कि वो नायका के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो बहुत देर तक रोता रहा और रोते रोते ही सो गया। रात देर तक रोने की वजह से इसकी आंखें सूज गई थी, जिनको छुपाने के गरज से इसने डार्क ग्लासेस लगा रखे थे, लेकिन साथ साथ आंखें धोते रहने की वजह से जल्द ही सूजन ना होने के बराबर हो चुकी थी। वो पहले की तरह नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। आज फिर से इसी बेंच पे बैठे वो फरासीम का इंतजार कर रहा था, मगर आज फरासीम नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था कि हादी दूर से हाथ हिलाता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। वो इसे अपनी तरफ आता देखकर फिर से वहीं बैठ गया। आज तुम्हारे भाईजान नहीं आए? हादी इसके साथ बैठते हुए बोला। पता नहीं, यूनिवर्सिटी तो आए थे, शायद बिजी हैं इस वजह से नहीं आ रहे। ईसा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। हादी ने सर हिलाया। ईसा इसे बहुत गौर से देख रहा था। हादी, अगर मार्गरेट तुम्हें ना मिली तो? ईसा इसकी आंखों में देखते हुए बोला। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इनकी मोहब्बत नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी वो भी गुजार रहे होते हैं। अभी मैं बस इसे अपने साथ देखकर खुश हूँ। बात की बात अल्लाह पर छोड़ दी है। इसने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत डाली और इसकी मसलहत भी वही बेहतर जानता है। मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ। हादी ने हैरत से इसे देखा, फिर सर झुकाए बोलने लगा। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, बहुत गहरी बातें करने लगे हो। ईसा ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे। हादी भी मुस्कुराया। ईसा ने नासमझी से इसे देखा। हैरत है, ये बात तुम्हें मुझसे पूछने के बजाय अपने दिल से पूछनी चाहिए थी कि अगर तुम्हें नायका नाम मिली तो? शायद तुम्हें किसी मशवरे की जरूरत है, इसीलिए ये पूछ रहे हो।
हादी ने तजिया मुस्कुराहट दबाई। का क्या मतलब? ईसा को इसकी बात पे जोर का झटका लगा था। तुम्हें क्या लगता है तुम सारा दिन नायका के आगे पीछे घूमते रहते हो, इसे जानबूझकर तंग करते हो, इससे बात करने के बहाने ढूंढते रहे हो, सबके सामने अपने दिल की बात नहीं कह सकते तो क्या देखने वालों को कुछ समझ नहीं आती? सब जानते हैं कि तुम सिर्फ नायका को पसंद करते हो और शायद वो भी तुम्हें पसंद करती है, और वो अलग बात है कि कोई तुम दोनों को कुछ कहता नहीं, लेकिन ये सच है। हादी ने सपाट लहजे में कहा। ईसा के पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई थी। इसके चेहरे का रंग उड़ रहा था और आंखें फाड़ फाड़ कर इसे घूर रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत अभी भी इसमें नहीं थी। बेस्ट ऑफ लक। हादी खड़ा हुआ और एक नजर इस पे डालता वहां से चला गया। वो इसे दूर जाते देखता रहा। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दुनिया में भेजा है क्योंकि इसे अकल जैसी नेमत से नवाजा गया है। इंसान के हर अमल से पहले इसका ज़मीर इसे बताता है कि वो सही कर रहा है या गलत, लेकिन सही और गलत का फैसला तभी किया जा सकता है जब हम अपनी अकल को सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, मगर गलतियाँ सिर्फ हमसे होती हैं। अल्लाह कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन हम इंसान अपनी गलतियों पे भी अल्लाह को जिम्मेदार ठहराते हैं कि जो भी किया अल्लाह ने किया। हकीकत में नेकी और बदी कुदरती तौर पर हमारे अंदर पाई जाती है। इसी की पहचान के लिए अकल जैसी नेमत दी गई। सारा कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ हमारे अपने इख्तियार में भी होता है। बस हम इंसानों को अकल का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता, और जो लोग अकल का इस्तेमाल करते हैं वही लोग अपनी जिंदगी का असल मकसद जानकर दुनिया व आखिरत में सुरखरू होते हैं। ईसा ने भी सोचने की जहमत नहीं की थी। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, लेकिन इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो जो कर रहा है वो सही है भी या नहीं। मगर आज वो सोचना चाहता था, और सिर्फ यही सोचना चाहता था। वो यकीनन अब अपनी की हुई गलतियों पे पछता रहा था। वो बार बार अपने होंठों को हाथ की पूंछ से मसल रहा था जिससे इसने नायका की पेशानी पे बोसा दिया था। वो जान गया था कि इसका ये अमल अल्लाह को किस कदर नागुज़ीर गुजरा होगा, जिसकी बिना पे इसके साथ नायका भी यकीनन गुनाहगार ठहरी होगी। आज सुबह से वो नायका को नजरअंदाज कर रहा था, मगर वो भी इससे खफा थी, इसलिए इसने भी इससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। इन दोनों में एक ही बात सोच सोच कर इसे लग रहा था जैसे वो कभी भी अब मुस्कुरा नहीं पाएगा। इसके साथ वो सब हो रहा था जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी जिंदगी यूं बदल जाएगी। नायका इसकी रूह में उतर चुकी थी, और जितना इसे अपनी सोचों से दूर रखने की कोशिश करता वो इतनी ही इसे याद आती। यहाँ तक कि कुरान और नमाज पढ़ते हुए भी इसके जहन में सिर्फ नायका ही होती। अब वो बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि मोहब्बत आजमाइश कैसे होती है। रातों की नींद और दिन का सुकून जैसे जिंदगी से खत्म हो चुका था। रात को जब भी इसकी याद बहुत ज्यादा परेशान करती तो वो कुरान की तफसीर पढ़ने लगता ताकि तवज्जो किसी और चीज पर मरकूज हो। तर्जुमा पढ़ने के साथ तफसीर को पढ़ता और इसे समझने की कोशिश करता। वो जब तक कुरान पढ़ता रहता तब तक तो वो बहुत सुकून में रहता, और कभी कभी तो सुकून महसूस करते हुए आंसू एक रवानी के साथ बहने लगते, ये सोच कर कि काश वो भी कुरान पढ़ती, काश मेरे दिल की हर बात बिन कहे समझ जाती। जैसे मुझे इसकी मोहब्बत कर रही है, वैसे ही मेरी मोहब्बत इसे पाक कर दे। जहाँ बहुत कुछ बेचैन करने के लिए था वहीं बहुत कुछ सुकून हासिल करने के लिए भी था। और वो ये सोच कर भी कुरान पढ़ते हुए सुकून महसूस करता था कि अगर मैं नेक अमल करूंगा तो यकीनन इसका अजर नायका को भी मिलेगा, क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि ये वो कुरान में पढ़ चुका था कि अल्लाह नेकों के सदके में दूसरों की बलाएं भी दफा फरमाता है। एग्जाम्स की वजह से सब पढ़ाई में बहुत मसरूफ हो चुके थे, इसलिए किसी को भी ज्यादा गपशप का मौका ही नहीं मिला। नायका ने भी ईसा से फिर बात करने की कोशिश नहीं की थी, मगर हर रात वो इसके मैसेज या कॉल का इंतजार जरूर करती थी। वो जानना चाहती थी कि वो इसे अचानक से बदल क्यों गया। वो सब बात करता था सिवाय नायका के, और यही बात इसे बेचैन किए हुए थी। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिस वजह से वो मुझसे दूर रहने लगा है। मगर वो इससे नाराज थी। हमेशा की तरह आज भी वो चाहती थी कि वो खुद इसे मनाए। वो जो इससे बात किए बगैर रह नहीं सकता था, जैसे मुझसे बात किए बगैर नींद नहीं आती थी। वो कैसे मुझसे बात किए बगैर जी रहा है, बहुत कुछ था जिसे वो सोचती रहती। लेकिन इसे यकीन था कि एग्जाम्स में इसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मगर ईसा ने एग्जाम्स में भी इससे बात करने की कोशिश नहीं की। अगर मदद की जरूरत पड़ती भी तो वो स्टीफन जैसो मेरा से राब्ता करता। आज इनका लास्ट पेपर था। सब बहुत खुश थे क्योंकि अब छुट्टियों में घूमने फिरने की प्लानिंग हो रही थी। आज भी ईसा फरासीम का इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आया। कुछ देर बाद वो अकेला ही मस्जिद चला गया क्योंकि नमाज का वक्त गुजर रहा था। नायका भी फैसला कर चुकी थी आज वो इससे जरूर बात करेगी। वो जानती थी कि इस वक्त वो मस्जिद में होगा,
इसलिए भी वो भी चलती हुई मस्जिद के बाहर पड़े एक बेंच पे बैठ गई और इसका इंतजार करने लगी। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो सर झुकाए बैठी इसका इंतजार कर रही थी। जब इसकी नजर ईसा के पैरों पे पड़ी, एक लम्हे के लिए तो इसकी सांसें रुक गई, क्योंकि आज वो खुद इसके सामने आया था। इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वो खड़ी होकर इसे इतने करीब देखकर बस देखती ही रह गई। कुछ बोलने के काबिल नहीं थी इस वक्त। इसने बस एक ही ख्वाहिश की थी कि काश ये लम्हा यहीं रुक जाए। ईसा, वो भराई हुई आवाज में अपना हाथ इसके चेहरे की जानिब बढ़ाते हुए बोली। वो इसे छूना चाहती थी। प्लीज मुझे मत छूना। वो इसका हाथ देख कर बोला। इसके सर लहजे ने नायिका को अंदर ही अंदर मार डाला था। वो अपना लड़कता हाथ नीचे करते हुए हैरत से खुली आंखों से इसे देख रही थी। क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि तुम मुझसे हंस के बात करना भी पसंद नहीं करते? आंसू इसके चेहरे पे टपक रहे थे। मैंने कब ऐसा कहा? अभी मैं वजू में हूँ, इसलिए वो इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए वो नजरें झुका गया। इसकी दाढ़ी के बाल अभी भी वजू से तर थे। मैं अपना नाम बदल लूंगी, बल्कि आज ही बदल लूंगी। तुम्हें मेरे नाम से नफरत है ना, तो मैं ये वजह भी खत्म कर दूंगी। जो नाम तुम्हें पसंद होगा मैं वही नाम रखूंगी। वो अपने आंसू हाथ की पूंछ से साफ करते हुए बोली। मुझे तुम्हारे नाम से कोई मसला नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वही करो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें नाम देने वाला? अब की बार वो इसकी आंखों में देखकर खुद को बहुत मजबूत दिखाते हुए बोला। तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, सब कुछ जानते हो। ईसा, मैं रेजा रेजा बिखर रही हूँ। खुदा के लिए मुझ पे तरस खाओ, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मैंने तुमसे मोहब्बत की है तो बदले में मुझे भी तो मोहब्बत मिलनी चाहिए ना। फिर तुम मुझे बदले में नफरत और तकलीफ क्यों दे रहे हो? वो फिर से बेंच पे बैठकर रोने लगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए नामहरम हो, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ रहम की गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत भी हो लेकिन तकलीफ ना हो, ये मुमकिन नहीं। वो कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। तो वो इसे बहुत कुछ कहना चाहता था, इसे समझाना चाहता था, मगर शायद वो अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। वो किसी मुनासिब वक्त और हालात के इंतजार में था। वो इसे दूर जाते हुए खाली नजरों से देखती रही। वो बहुत दूर जा चुका था, बहुत दूर, जिससे शायद अब वो कभी भी करीब ना पा सकती थी। आज वो बेबसी के असल मायने से वाकिफ हुई थी। वो लाचार हो चुकी थी, हाथ पांव होने के बावजूद भी माजूर हो चुकी थी। रह जाएंगी ये निशानियां, रहे ना रहे हम, आज जी ले एक पल में 100 जन्म। वो डायरी सीने से लगाए गुनगुनाते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। मार्केट, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हादी इसे देखकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ इसके पास आया। हाँ, आज लास्ट पेपर था ना, इसलिए। वो मुस्कुराई। वो भी इसे देखकर मुस्कुराता रहा। हाँ ये तो है, लेकिन अब छुट्टियां भी तो हो जाएंगी, फिर इतने दिनों बाद सबसे मुलाकात होगी। मैं तो बहुत मिस करूंगा सबको। वो रेकिंग के साथ टेक लगा कर बैठ गया। हाँ मैं भी बहुत मिस करूंगी सबको। वो भी इसके साथ सीढ़ियों पर बैठ गई। डायरी अभी भी सीने से लगा रखी थी। लेकिन सैड होने की जरूरत नहीं, छुट्टियां यूं गुजर जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। वो इसकी मुस्कान गायब होते देख कर बोला। मार्केट की नजर सामने आते हुए ईसा पर पड़ी, जो लंबे डग भरता तेजी से इसी तरफ आ रहा था। मार्केट इसे देखकर फौरन खड़ी हुई। हादी, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं वो करके आई। वो जल्दी से कहकर वहां से भागी। वो जानती थी कि ईसा इतने गुस्से में इसकी तरफ क्यों आ रहा है। ईसा इसे भागते हुए देख चुका था। हादी इससे बहुत सी बातें करना चाहता था, मगर वो इसे मौका देती तो फिर ना। पहले मार्केट ईसा के पीछे भागती थी, आज ईसा इसके पीछे भाग रहा था। वो हादी को नजरअंदाज करता हुआ तकरीबन भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ता मार्केट को ढूंढने लगा। जल्द ही वो इस तक रसाई हासिल कर चुका था। वो इसके पीछे भागता हुआ इसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था। कहाँ तक भागोगी? वो एक आईब्रो उचकाए बोला। वो मैं अभी बस तुम्हारे पास ही आने वाली थी। वो इससे नजरें चुरा रही थी। अच्छा तो ये तुम मेरे पास आ रही थी? वो तंजिया बोला। वो कुछ नहीं बोली और सर झुकाए मासूम बच्चों की तरह खड़ी रही। भाई फरासीम को क्यों इतना तंग करती हो? उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो तुम्हारी वजह से लेट होते हैं, जिस वजह से अक्सर वो मुझसे मिल नहीं पाते। तुम इनका रास्ता रोककर इन्हें बातों में उलझाए रखती हो। और ये डायरी, आज ये भी जबरदस्ती इनसे छीन ली। वापस करो मेरी डायरी, इसमें तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सीने पे हाथ बांधे यकटक इसे देखते हुए बोल रहा था। ईसा ने डायरी के लिए हाथ बढ़ाया तो वो 2 कदम पीछे हुई। मैं ये डायरी वापस नहीं करूंगी, मुझे पता है इसमें क्या है और क्या नहीं, मैं पढ़कर वापस कर दूंगी। वो दो टोक अंदाज में बोली। लेकिन तुम इसे पढ़कर क्या करोगी? बात तो तब है जब तुम पढ़कर इस पर अमल भी करो। वो कदरे संजीदगी से बोला। मैं अमल करूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो तुम सिर्फ फरासीम को ही दे सकते हो। इसने पढ़ने के लिए ली थी डायरी और मैं भी पढ़ने के लिए ले रही हूँ, इसमें एतराज की क्या बात है? या सिर्फ मुझे नहीं देना चाहते? वो शिकायत भरे लहजे में बोली। ओह अच्छा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम जब चाहो वापस कर सकती हो, मगर प्लीज इस पे कुछ और मत लिखना और जरा एहतियात से रखना, वरना मैं स्टीफन से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा।
वो उंगली दिखाते हुए इसे वार्न कर रहा था। थैंक यू। वो डायरी हाथों में थामे मुस्कुराई। वो भी इसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। वो इसकी डायरी को बार बार पागलों की तरह चूमती रही। इस पे लिखे गए अल्फाज पे उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराती रही, क्योंकि वो ईसा के हाथ से लिखे गए थे। वो एक ही दिन में सारी डायरी पढ़ लेना चाहती थी। इसे इस्लाम या किसी भी और चीज पे रिसर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो फिर भी ये डायरी पढ़ना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि इसमें सिर्फ अहादीस और इस्लाम के मुतालिक ही लिखा गया है। वैसे भी मोहब्बत का तकाजा भी तो यही है कि महबूब से जुड़ी हर चीज से मोहब्बत की जाए। वो भी ये तकाजा पूरा कर रही थी। नायका मुंह धोने के बाद कैफे गई, जहां सुमेरा और स्टीफन ईसा बैठे बातें कर रहे थे। वो भी सुमेरा के साथ बैठ गई। तुम कहाँ चली गई थी यार? कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। हमने छुट्टियों में मरी जाने का प्लान बनाया है। सुमेरा इसे देखते ही बोल पड़ी। वो बस मसनूई मुस्कुराहट ही दबा सकी। ईसा को देखकर आंसू फिर हलक में अटक कर रह गए थे। हर रोज एक दूसरे का सामना करना कितना मुश्किल भी हो सकता था, कभी सोचा भी नहीं था। दोनों इतने करीब होते हुए भी बहुत दूर थे। अपनी मोहब्बत को यूं अपने सामने देखकर भी अपने जज्बात पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त नायका के लिए मरना आसान और ये सब बर्दाश्त करना बहुत तकलीफदा था। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? स्टीफन ने नायका की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे क्यों इतराज होगा? नायका खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी सी छुट्टियां हैं, अच्छी गुजर जाएंगी। स्टीफन मुस्कुराया। कुछ देर बाद हादी और मार्गरेट भी आ गए। स्टीफन ने इन दोनों को भी अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर वो भी खुश हुए। द ट्रिनिटी चर्च। इस वक्त वो सब मरी में इस चर्च में मौजूद थे, जहां वो तीनों अक्सर जाया करते थे। नायका और स्टीफन फादर से मिलने के बाद लॉन में ठहर रहे थे, जबकि बाकी चारों चर्च के अंदर बहुत दिलचस्पी से जायजा ले रहे थे। लॉन में रंग बिरंगे फूलों पे बहुत सी तितलियां मंडरा रही थी। स्टीफन ने एक तितली पकड़कर इसके रंग को अपने उंगलियों पे लगाया और नायका के चेहरे पे अपनी उंगलियों से रंग की एक लकीर खींची। तुम्हें याद है बचपन में तुम कैसे तितलियों के पीछे भागा करती थी, और जब तुम इन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाती थी तो रोना शुरू कर देती थी। फिर मैं तुम्हें तितलियां पकड़ के दिया करता था और इनका रंग तुम्हारे चेहरे पे लगाया करता था। खुशी से तुम मेरे गले लगकर मुझे थैंक यू बोला करती थी। वो मुस्कुराता हुआ उड़ती तितलियों को देखकर बोल रहा था। हाँ, मुझे सब याद है। इस जगह से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। वो भी मुस्कुराते हुए जैसे कुछ याद करके बोली। इतने में वो चारों भी बाहर आ गए थे। अब वो लोग कश्मीर पॉइंट जा रहे थे। मनी तो पहले भी सब घूम चुके थे। ये सब तो बस पुरानी यादें ताज़ा करने का एक बहाना था। ईसा, तुम्हें याद है पहली बार हम यहाँ मिले थे? 2 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। और तुम्हें याद है मैं आज भी तुम्हारे और नायका के झगड़े को याद करके बहुत हंसती हूँ। बहुत मजा आया था इस दिन, कसम से। हा हा हा। कश्मीर पॉइंट पहुंचते ही सुमेरा ईसा से कहने लगी। ईसा इसकी बातों पे मुस्कुराया। बाकी सब भी हंस पड़े। अच्छा जी, तुम्हें बस मेरा झगड़ा याद है? अपना भूल गई जब मरते मरते बची थी? कसम से वाकई वो सीन देखने वाला था। मैं भी बहुत हंसती हूँ इस वाक्य को याद करके, नायका ने जवाबन कहा और आखिर पे हंस दी। प्लीज वो वाक्य ना याद दिलाओ, मुझे फिर से रोना आ जाएगा। वो रोने वाली शक्ल बनाकर बोली तो सब हंस दिए। भाई, हम सब बहुत अरसे बाद यहाँ आए हैं ना, मैंने इस जगह को बहुत मिस किया। मार्गरेट इर्द गिर्द देख कर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। स्टीफन ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। सब इधर उधर चहलकदमी करने लगे। ईसा और नायका की जब भी नजरें एक दूसरे से टकराती तो दोनों की आंखों में नमी उतर आती। यही वो जगह थी जहाँ पे पहली बार मिले थे। दोनों कितना बोले थे, पूरा दिन एक दूसरे के सामने आते रहे थे। आज ये दोनों भी मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते थे, अपने माजी पे गुफ्तगू करके खुश होना चाहते थे, मगर आज वो दोनों ये नहीं कर सकते थे। तो मेरा और स्टीफन इन दोनों को लेकर कुछ परेशान भी थे, मगर अभी वो इन दोनों से बात नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि इन दोनों का जरूर कोई झगड़ा हुआ है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। स्टीफन मौका देखकर ईसा से बात करना चाहता था। इन दोनों को इतना खामोश देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर सब कुछ ठीक होता तो ईसा आज भी नायका के रोने का जरूर मजाक उड़ाता, मगर वो तो कुछ बोला ही नहीं। जन्नत में जाने का एक और जरिया कुरान पाक का तर्जुमा है। डायरी पे लिखे गए इन अल्फाज पे उंगलियां फेरते हुए ईसा का चेहरा तस्वुर में लाते हुए वो जेर लब इन अल्फाज को दोहरा रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। इसने अपना झुका सर उठाकर सामने खड़े स्टीफन को देखा, जो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ इसके पास आ रहा था। इसने डायरी बंद करके एक तरफ रखी। क्या हो रहा है? स्टीफन ने एक नजर डायरी पर डाली और बेड के किनारे एक टांग ऊपर और दूसरी नीचे लटकाए बैठ गया। कुछ खास नहीं, वो भी सीधा होकर बैठ गई। ये डायरी? स्टीफन ने फिर से डायरी की तरफ देखा। ये डायरी ईसा की है, मैंने भाई फरासीम से ली थी। भाई, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। अभी भी यही पढ़ रही थी। वो डायरी हाथों में थामे बोली।
क्या ईसा को पता है कि ये डायरी तुम्हारे पास है? स्टीफन ने एक सरसरी नजर डायरी पे डाली और एक पेज खोलकर इसे हैरत से देखने लगा। जी वो भाई फरासीन ने बता दिया था इसे, अगर वो ना भी बताते तो मैं खुद ही बता देती, अब इससे पूछे बगैर नहीं थोड़ी पढ़ सकती थी। वो झिझकते हुए बोली, तुम्हें ईसा से ही लेनी चाहिए थी। खैर आइंदा किसी से भी पूछे बगैर किसी की कोई चीज मत लेना। और ये क्या, इसमें तो शायद कोई गाना लिखा है, ये देखो। स्टीफन ने डायरी का रुख इसकी तरफ किया। क्या गाना? और ईसा की डायरी में? वो जल्दी से डायरी पकड़ते हुए हैरत से बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी हैंड राइटिंग है? मतलब तुमने इसकी डायरी पे गाने लिख दिए? वो इसके चेहरे के साथ हाथ हिलाता हुआ बोला, क्योंकि वो तो शायद पलक झपकना ही भूल गई थी। भाई वो मेरी जान ले लेगा, इसने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस पे कुछ मत लिखना, लेकिन ये गाना तो मैं पहले ही लिख चुकी थी, अब क्या होगा? वो तो बहुत गुस्सा होगा। वो रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, उफ मार्गरेट, तुम्हें गाने बजाने के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? बहुत बुरी बात है, ऐसी किसी की डायरी पे नहीं लिखते। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। भाई प्लीज अब मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है वो आपको कुछ नहीं कहेगा। भाई प्लीज अब आप ही मुझे इससे बचा सकते हैं। वो इसका हाथ सर से हटाकर अपने हाथों में दबाए इल्तिजा करने लगी। वो तो मुझे भी पता है कि वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उल्टे काम तुम करती हो, मैं नहीं। खैर अब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं इससे बात कर लूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसने मुस्कुराते हुए मार्गरेट के सर पे हाथ रखकर हल्का सा दबाया। थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छे हैं। वो इसके गले में बाजू हमायल करते हुए मुस्कुराई। हाँ पता है मैं ही अच्छा हूँ, वो मसनूई संजीदगी से बोला। फिर दोनों ही हंस दिए। अरे मैं भी ना जो बात करने के लिए आया था वो तो भूल ही गया। तुम्हारी नायिका से कोई बात हुई है? वो कुछ याद करने के अंदाज में अब कदरे संजीदगी से बोला। किस बारे में? वो सवालिया नजरों से देखने लगी। किसी भी चीज के बारे में आजकल बहुत चुप चुप रहने लगी है, पहले जैसी नहीं रही। शायद ईसा से कोई झगड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। वो इनके लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कुछ ना कुछ तो जरूर है जो इससे छुपा हुआ है। नहीं भाई, मुझसे तो इस मुतालिक कोई बात नहीं हुई, और जहाँ तक बात रही ईसा की, तो इसका दिमाग तो फरातीन भाई खराब कर गए, बिल्कुल इनके जैसा हो गया है। और भाई आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ होगा, वैसे भी इनके छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। मार्गरेट ने कंधे उचकाए और फिर सर झटक कर लापरवाही से बोलने लगी। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। खैर मैं फिर भी इनसे एक बार बात जरूर करूंगा और समझाऊंगा भी। स्टीफन के दिल में लाशऊरी तौर पर एक डर सा बैठ गया था। वो खुद को किसी भी वहम या शक में मुब्तला करने से रोक रहा था। भाई अब नायिका बड़ी हो गई है, अब आपको इसे प्रपोज कर देना चाहिए। मार्गरेट की बात पे वो अपनी गहरी सोच से बाहर आया। हूँ हाँ प्रपोज भी कर लूंगा, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई मुनासिब वक्त देख कर बात कर लूंगा। लहजे में ठहराव था। लेकिन भाई मुझे तो जल्दी है ना, मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। कम से कम आप दोनों मंगनी तो कर ही सकते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। वो मुंह बनाकर बोली। वो सिर्फ अपने भाई की खुशी के बारे में सोच रही थी, जिसकी हर खुशी नायिका से वाबस्ता थी। हाँ बहुत जल्दी है तुम्हें, चलो अब ज्यादा सोचने की जहमत ना ही करो तो बेहतर है। टाइम काफी हो गया है, अब तुम सो जाओ और इस डायरी में लिखी गई अच्छी अच्छी बातें कल पढ़ लेना। वो कहते हुए साथ इसके ऊपर कंबल ठीक कर रहा था। गुड नाइट भाई। वो भी आराम से आंखें बंद करके लेट गई। गुड नाइट मेरी जान। वो भी इसका सर चूम कर वहां से चला गया। बाहर जाते ही इसने अपना मोबाइल निकाला और ईसा को कॉल करने का सोचने लगा। फिर एक नजर नायिका के कमरे की तरफ डाली, फिर घड़ी पे टाइम देखकर मोबाइल फिर से ऑफ कर दिया और अपने कमरे में चला गया। वो एक बाजू आंखों पे रखे सीने तक कंबल ओढ़े बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठा था। नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज तो मास को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बड़े गौर से सही देख रहा था। रात के 2 बज रहे थे। भाई आपको नींद क्यों नहीं आती? आप क्यों सारी रात जागते रहते हैं? माज ने इसके सीने पे रखा हाथ हिलाया। माज तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? ईसा आंखें खोलकर हैरत से इसे देखने लगा। सोया था मगर अब नींद नहीं आ रही। भाई आप मेरी वजह से डिस्टर्ब होते हैं ना, क्योंकि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती और आपको रोशनी में सोने की आदत नहीं। माज भी उठकर बैठ गया और अपना रुख ईसा की जानिब करता बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हरगिज नहीं, वैसे भी मुझे अब रोशनी में सोने की आदत हो गई है। ईसा इसकी बात पे मुस्कुराया। हाँ आप माफ कर रहे हो। भाई आप बहुत बदल गए हो। आपको याद है आखिरी बार आपने मुझसे कब झगड़ा किया था? वो बड़ी मोहब्बत से ईसा की तरफ देख रहा था। हाँ नहीं मुझे याद नहीं, बचपन के बहुत से झगड़े याद हैं। ईसा बचपन के झगड़े याद करके हंसा। भाई आपको हुआ क्या है? प्लीज मुझे बताएं ना, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा, प्रॉमिस। मास को वो कुछ परेशान सा लग रहा था। वो बिल्कुल इसके सामने आकर बैठ गया। क्या मतलब? मुझे क्या होगा?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे किसने कहा मुझे कुछ हुआ है? ईसा ने मसनूई मुस्कुराहट दबाई और हैरत से इसे देखने लगा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे भी अब हर चीज की समझ है। भाई आप बहुत कमजोर हो गए, अब तो आप यूं भी नहीं जाते, फिर भी इतने थके थके से क्यों हैं? माज बहुत संजीदगी से बोल रहा था। इसके लहजे में ईसा के लिए फिक्र थी। कुछ लम्हे तो ईसा इसे यूं ही देखता रहा, फिर होले से मुस्कुरा कर सर झटका। हाँ बहुत बड़े हो गए हो, एक रात अंधेरे में तो सो नहीं सकते, मेरी हेल्प क्या खाक करोगे? ईसा मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था। भाई मैं क्या करूं, जब भी अंधेरे में सोने की कोशिश करता हूं मैं बहुत बुरी तरह से डर जाता हूं, लेकिन भाई जब मैं आप जितना बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अकेला ही सोया करूंगा। वो रोने वाली शक्ल बनाकर बोला। जब मुझ जितने बड़े होगे तब सो जाना अकेले, मगर फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, सोने की कोशिश करो, मैं भी बस सोने लगा हूँ। ईसा ने इसका बाजू पकड़कर तकरीबन जबरदस्ती से लिटाया। वो अभी ईसा से बहुत सी बातें करना चाहता था, मगर ईसा इससे बात करने के मूड में नहीं था और ये बात माज भी जान चुका था, इसलिए वो भी बिना कुछ कहे चुपचाप लेट गया। ईसा ने साइड टेबल पे पड़ा फोन उठाया, जिस पे झांसी की रानी की 12 मिस्ड कॉल थी। 1 घंटा पहले जब नायका की कॉल आई थी, ईसा ने तभी फोन साइलेंट पे लगा दिया था। वो जानता था कि वो 2-3 बार जरूर कॉल करेगी, मगर वो अभी तक इसे मुसलसल कॉल करती रही थी। वो फोन देखकर चौंका और फौरन इसे कॉल बैक की। माज मैं बस अभी आया। वो कमरे से बाहर जाने के लिए उठा तो माज कंबल चेहरे से हटाकर इसे देखने लगा। वो जल्दी से कहकर कमरे से बाहर निकला। नायका ने दूसरी रिंग पे कॉल रिसीव की। क्या बात है, इतनी रात को क्यों कॉल की, सब खैरियत है ना? वो कॉल रिसीव होते ही बोल पड़ा। दूसरी जानिब बिल्कुल खामोशी थी। हेलो नायका, तुम सुन रही हो? प्लीज कुछ तो बोलो, सब ठीक तो है ना? वो फिर से बेचैनी से बोला। आपकी बार खामोशी की जगह नायका की सिसकियां इसके कानों में गूंज रही थी। नायका तुम रो रही हो, वो भी इस वक्त? क्यों? स्टीफन और मार्गरेट कहाँ हैं? तुम ठीक तो हो ना? नायका खुदा के लिए रोना बंद करो और मुझे बताओ क्यों ऐसे रो रही हो। वो इसकी सिसकियां सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो नंगे पांव लॉन में खड़ा इससे बात कर रहा था। इसकी सिसकियों की शिद्दत ने इतनी ठंड में भी इसे पसीने से भिगा दिया था। क्या मैं तुम्हारी नजर में एक बदकिरदार लड़की हूँ? सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ईसा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकते हो? मुझे मेरा कसूर तो बताओ। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जिसकी तुम इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? तुम किसी की तकलीफ को देकर खुद कैसे खुश रह सकते हो? कुछ तो बोलो। वो सिसकते हुए बोली। हाँ ये सच है कि मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर बना देती है, लेकिन वो खुद को बहुत मजबूत बनाना चाहता था। वो अपने अंदर की कमजोरी इस पर आया नहीं करना चाहता था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो अपने बाल नोचने लगा। इसे समझ नहीं आई कि वो इसे कैसे अपने दिल की बात समझाए। मुझे जो समझना था समझ चुकी। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। अगर तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत होती तो तुम मुझे कभी भी तकलीफ देने के बारे में सोचते भी ना। वो दांत पीसते हुए बोली और गुस्से से फोन बंद करके बेड पे पटका। ऊपर से तकिए में मुंह छुपाए रोने लगी। ईसा अभी भी मोबाइल स्क्रीन पे इसका नाम देख रहा था। वो भी रोना चाहता था, इससे बात करना चाहता था, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था, मगर वो खुद को नायका की तरह कमजोर नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो मोईज अली का बेटा था और अपने बाप की तरह साबित कदम रहना चाहता था। वो हाथ की पुष्ट से अपनी नम आंखें साफ करता वहीं एक कुर्सी पे गिरने के अंदाज में बैठा अपने दोनों कानों पे हाथ रखकर बाल नोचने लगा। नायका की सिसकियां अभी भी इसके कानों में गूंज रही थी। अगले सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। आज छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी में इनका पहला दिन था। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उफ ये लड़के भी ना, इतनी लंबी छुट्टियां तो भी नहीं थी जितना लंबा इन दोनों का मिलना मिलाना है। सुमेरा ने ईसा और स्टीफन को देखकर तंजन कहा, जो कब से एक दूसरे के गले लगे कर बार बार मिल रहे थे। सच बताऊं तो मुझे वाकई में ऐसा ही लग रहा है जैसे हम सदियों बाद मिल रहे हैं। स्टीफन ने खुद को ईसा से अलग किया और अपना रुख सुमेरा की जानिब करता बोला। हाँ कह तो ठीक रहे हो। सुमेरा ने नजरें झुकाकर कदरे मायूसी से कहा, क्योंकि वो खुद भी स्टीफन को बहुत मिस करती रही थी। चलो शुक्र है छुट्टियां खत्म हुई, तो खुद मैं बहुत बोर हो गई थी। मगर बैठे बैठे मार्गरेट ने भी मुंह बसूरते हुए कहा, लगता है गाना बजाना छोड़ दिया तुमने, वरना म्यूजिक के होते हुए तुम बोर हो ही नहीं सकती। ईसा ने तंजिया मुस्कुराहट दबाई। नहीं अब ऐसी भी बात नहीं, म्यूजिक छोड़ा तो नहीं, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि हादी बीच में बोल पड़ा। मार्गरेट तुम्हें हमेशा याद दिलाना पड़ता कि तुम यहाँ पढ़ने आती हो। क्लास में चलो, लेक्चर शुरू होने वाला है। हादी ने मसनूई संजीदगी से कहा। ऐसे कैसे चली जाऊँ क्लास में? अभी तो मैं आई हूँ और आते ही पढ़ना शुरू कर दूँ। नेवर।
वैसे भी अभी बहुत वक्त पड़ा है, मार्गरेट ने हादी को घूरते हुए कहा और सीने पे हाथ बांधे बहुत संजीदगी से रुख बदल कर खड़ी रही। वक्त ही तो नहीं है, हादी खुद से मुखातिब हुआ। मार्गरेट ये कैसी चीज है, फौरन अपनी क्लास में जाओ, बातें करने के लिए पूरा दिन बाकी पड़ा है, अभी अपनी क्लास में जाओ। स्टीफेंस ने नरमी से कहा। वो जानती थी कि अब कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसे हथियार डालने पड़े और पैर पर टखती हादी के आगे चलने लगी। तुमने झूठ क्यों बोला? कुछ फासले पे वो रुकी और पलटकर हादी को फिर से घूरने लगी। एक पल के लिए तो हादी को लगा कि वो इसकी जान ही ले लेगी। मैंने कौन सा झूठ बोला? हादी नजरें चुरा गया। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस झूठ की बात कर रही हूँ। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर ईसा से बात करते हुए बीच में टोका तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम वो हादी हो जो रातों को जाग जाग कर मेरे लिए असाइनमेंट्स बनाते हो। माइंड इट। वो इसे अंगेश शहादत उंगली से बौन करती फिर से ईसा की तरफ दौड़ी। हादी बुद्ध बना वहीं खड़ा खुद को यकीन दिलाने का लगा कि ये अल्फाज वाकई में मार्गरेट थे। कम से कम एक बार सुन तो लेती कि मैंने झूठ क्यों बोला। बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ अकेले गुजारना चाहता था, मगर तुम ईसा के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। किस आग में खुद को धकेल रही हो ईसा? वो बेंच पर बैठकर कुछ लम्हे अपने खाली हाथों को घूरने लगा, फिर ईसा का नाम लेते हुए मुठियां बंद करके सुर्ख होती आंखों से इसे दूर से घूरने लगा। घूरता भी क्यों ना, अपने महबूब के मुंह से किसी और का नाम कौन बर्दाश्त करता है? ईसा बात सुनो। वो फूलती हुई सांस बहाल करते हुए बोली। ईसा और स्टीफेंस इसे हैरत से देखने लगे। नायका और सुमेरा क्लास में जा चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें क्लास में जाने को कहा था और तुम अभी तक यहीं घूम रही हो? स्टीफेंस ने हैरत से पूछा। जी भाई, बस जाने ही लगी थी, वो एक बात याद आ गई थी, बस वही बताने आई थी। ईसा, मैं तुम्हारा इसी बेंच पे इंतजार करूंगी जिसपे तुम और फरासी में एक दूसरे का इंतजार किया करते थे। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मुझे भी वो सब बताओगे जो तुम फरासीम को बताया करते थे। मार्गरेट ने घबराते हुए स्टीफेंस से नजरें चुराई, फिर मुस्कुराते हुए ईसा की जानिब मुतवज्जा हुई। ओह हाँ, मुझे याद है, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। ईसा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। वो पुरजोश अंदाज में कहती वहां से पलटी। स्टीफेंस तो मार्गरेट को देखकर हैरत ज़दा रह गया कि ये फरासीम की कहानी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। कभी इसे फरासीम पे गुस्सा आता है, कभी बिल्कुल इस जैसी बातें करने लगती है। स्टीफेंस अपने साथ खड़ी ईसा को नजरअंदाज करता इसी सोच में डूबा रहा। भाई कहाँ खो गई? ईसा ने इसे बाजू से पकड़कर झंझलाया। हाँ, कहीं नहीं। स्टीफेंस ने सर झटका। तो फिर इतने खामोश क्यों हो गए? ईसा ने इसके साथ चलते हुए एक नजर इसके चेहरे पर डाली। यार, तुमसे एक बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि कभी कभी मार्गरेट तुम्हें बहुत परेशान करती है, पहले म्यूजिक को लेकर और फरासीम वाली कहानी को लेकर। प्लीज इसे नादान समझकर इसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जैसे खुश रहना चाहती है वैसे रहे। मुझे पहली वाली मार्गरेट नहीं चाहिए, मैं इसे सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। स्टीफेंस ने नजरें झुकाए धीमे लहजे में बोला शुरू किया। अगर तुम मेरे भाई हो तो इस हिसाब से मार्गरेट सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बहन हुई, इसीलिए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। बड़ा भाई छोटे बहन भाइयों के लिए बाप की परछाई होता है, मगर तुम मार्गरेट के सिर्फ भाई ही नहीं, इसके माँ बाप और एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो, इसलिए तुमसे मार्गरेट की फिक्र मत करो। मेरी तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी वजह से इससे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ईसा ने इसके कंधों पे हाथ रखकर इसका रुख अपनी तरफ किया और कदरे संजीदगी से बोलने लगा। बहुत समझदार हो गए हो, किसकी सोबत में रह रहे हो? हाँ, स्टीफेंस ने शरारत से आंख दबाई। मास की सोबत में, ईसा ने मसनूई संजीदगी से कहते हुए आंख दबाई। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए क्लास की जानिब पड़े। मार्गरेट बेंच पे बेटी बेसब्री से ईसा का इंतजार कर रही थी। जब नायका इसे दूर से देखकर इसके पास आई। नायका, तुम अकेली यहाँ क्यों घूम रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? इससे पहले कि नायका इससे कुछ पूछती, वो बेचैनी से बोल पड़ी। तुम्हारे भाई को कुछ देर के लिए सुमेरा के हवाले करके आई हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। नायका ने बैग नीचे रखते हुए सादगी से कहा। और ईसा? मार्गरेट ने बराह रास्त इसके बारे में पूछा। इसका नाम नायका को एकदम सुनकर डर गया। नजरें अभी भी मार्गरेट के चेहरे पर मरकूज थी। दोनों का रुख एक दूसरे की जानिब था। ईसा यहाँ तुम्हारे पास? दूसरी जानिब से ईसा की मीठी आवाज इसके कानों में पड़ी। तुम आ गए? वो खिलखिलाती हुई बोली। ईसा इसके पीछे बेंच पर बैठा मुस्कुराया। हाँ, मैं आ गया। अब बताओ क्या पूछना चाहती हो? ईसा ने भी बैग नीचे रखा। मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने डायरी भी पढ़ ली, बहुत अच्छी है, लेकिन आज तुम मुझे वो बताओ जो तुम्हारा दिल करता है। मतलब कुछ भी बताओ, बस कुछ न कुछ बता दो। कल मैं खुद तुमसे सवाल करूंगी। मार्गरेट को तो सिर्फ ईसा से बात करने का बहाना चाहिए था जो इसे मिल चुका था। नायका हैरत से इन दोनों को देख रही थी। क्या मतलब कुछ भी बता दूं? अगर आज कोई सवाल याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कल सही। ईसा ने नरमी से कहा और बैग उठाने लगा। ईसा प्लीज, मुझे याद आ गया सवाल। हाँ, तुम मुझे
ईसा मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताओ। मार्गरेट ने इसका बैग खींचा और फौरन से बोली। नायका इसे इग्नोर करती उठी और बैग उठाने लगी। नायका बैठ जाओ, ईसा ने इसका चेहरा देखते हुए संजीदगी से कहा। किस लिए? नायका ने दांत भींचते हुए कहा। ईसा इसके अंदाज पे नजर झुका गया और खामोश रहा। ओहो यार, जब वो कह रहा है कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ ना। हाँ ईसा, अब बताओ। मार्गरेट ने इसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती इसे नीचे बिठाया और रुख ईसा की जानिब मोड़ा। मैंने आज सुबह कुरान में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा है, मैं इसमें से एक बात बताता हूँ। अरब के 2 दरख्त होते हैं जो वहाँ के जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं। एक का नाम मुर्ग और दूसरे का नाम अफ़ार। इनकी खासियत ये है कि जब इनकी सब शाखें काट कर एक दूसरे पर रगड़ी जाए तो इनसे आग निकलती है। बावजूद ये कि वो इतनी तर होती है कि इन पे पानी टपकता है। इसमें कुदरत की ऐसी अजीबोगरीब निशानी है कि आग और पानी दोनों एक दूसरे की जिद है। हर एक जगह एक लकड़ी में मौजूद। ना पानी आग को बुझाए, ना आग लकड़ी को जलाए। इस कादिर मतलब के इख्तियार में सब कुछ है। वो आग और पानी को एक कर सकता है। वो दोनों बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। अब नायका समझ गई कि वो क्यों इसे बैठने के लिए कह रहा था। वाओ, अमेजिंग, लेकिन इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो कहीं पे भी जिक्र नहीं। मार्गरेट इसे सवालिया नजरों से देखने लगी। हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें आधी बात बताई है। कुरान में इस बात का जो मकसद लिखा गया है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। बेहतर है आगे तुम खुद ही पढ़ लो। ईसा ने जवाबन कहा। लेकिन क्यों? क्या कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ और भी लिखा गया है? वो गहरी संजीदगी से पूछने लगी। हाँ, बहुत कुछ लिखा गया है। इनकी पूरी जिंदगी के बारे में लिखा गया है। ये भी बताया गया है कि वो कितने हैंडसम थे। कुरान की तफसीर में बहुत दिलचस्प वाक़यात लिखे गए हैं। ईसा मुस्कुराया। आज ईसा का अच्छा मूड देखकर नायका के दिल में एक नई उम्मीद जागी थी, क्योंकि आज एक अरसे बाद वो खुद इससे मुखातिब हुआ था। अच्छा, तो फिर मुझे भी बताओ, कुरान में किस चैप्टर में इनके बारे में वाक़यात लिखे गए हैं? मैं भी पढ़ने की कोशिश करूंगी। मार्गरेट थोड़ा इसके करीब हुई। बाइबल की तरह कुरान के चैप्टर नहीं है, बल्कि पारे होते हैं। जो अभी मैंने सुनाया है वो सूरह यासीन की तफसीर में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सी सूरतों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। ईसा ना चाहते हुए भी एक नजर नायका पर डाली, जो नजरें झुकाए बहुत गौर से इसे सुन रही थी। ओ गॉड, ये फरासीम फिर से आ गया। इसका तो फाइनल सेमेस्टर था, अब क्या तुम्हें भी साथ ले जाने के लिए आ गया? मार्गरेट दूर से आते फरासीम को देखकर गुस्से से बोली। हाँ, मार्गरेट, तुम भी ना पता नहीं क्यों इनके पीछे पड़ी रहती हो। अभी इनके वायवाज रहते हैं, इसी सिलसिले में आए होंगे। ईसा इसकी शक्ल देखकर हंसा। अस्सलाम वालेकुम। ईसा, कैसे हो? फरासीम एक जानदार मुस्कुराहट बिखेरता हुआ ईसा के गले लगा। ईसा ने भी बहुत खुशदिली से सलाम का जवाब दिया। मार्गरेट आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देख रही थी, क्योंकि आज फरासीम की लुक बहुत डिफरेंट थी। नायका भी इसे बहुत हैरत से देखने लगी। हाँ फरासीम भाई, आपने इस्लाम कबूल कर लिया? मार्गरेट ने अपने हैरत से खुले मुंह पे हाथ रखकर पूछा। ये तुमसे किसने कहा? फरासीम ने नॉर्मल अंदाज में कहा। आपको देखकर लग रहा है, बस इसीलिए पूछ लिया। आपकी दाढ़ी पहले तो नहीं थी। मार्गरेट कुछ नादिम सी हुई। नायका और ईसा इनकी बातें गौर से सुन रहे थे। क्या मुसलमान होने के लिए दाढ़ी रखना जरूरी है? और वैसे भी ईसा के बगैर मैं इस्लाम कबूल कैसे कर सकता हूँ? फरासीम इसकी बात पे हंसा। तो फिर ये दाढ़ी क्यों? मार्गरेट अभी भी इसकी दाढ़ी पे ही अटकी हुई थी, जब तक इसे मुकम्मल जवाब ना मिल जाता। इसे सुकून कहाँ आना था। दाढ़ी रखना सुन्नत है और हर सुन्नत में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, और इस सुन्नत में मसलहत यह है कि दाढ़ी रखने से स्किन कैंसर नहीं होता। जदीद तहकीक के मुताबिक बता रहा हूँ, बहुत जल्द मैं खुद भी डॉक्टर बन जाऊंगा, और एक डॉक्टर के लिए इस्लाम पर रिसर्च करना कितना मुफीद है ये मुझे अब पता चला है। फरासीम ने तमहीद बांधते हुए मार्गरेट की आंखों में देखकर बताया। वाह, जबरदस्त। मार्गरेट ने आंखें घुमाकर कहा। मोहम्मद ईसा अली, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कलमा पढ़ाओ। आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इस्लाम मुसलमान करोगे? फरासीम ने मुस्कुराते हुए सवालिया नजरों से ईसा की जानिब देखा। ये बात सुनते ही इन तीनों का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या सच्ची में? भाई, आप सच में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई सुन के। ईसा की आंखें खुशी से नम हो गई। वो एक कदम मजीद आगे बढ़ा और फरासीम को गले लगाया। भाई प्लीज आप बैठे। ईसा ने बेंच की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। वो दोनों जो यकटक इन दोनों को देख रही थी, फौरन उठ खड़ी हुई और उन दोनों को बहुत तजस्सुस से देखने लगी। ईसा और फरासीम अब बेंच पर बैठ चुके थे। तुम कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे दोहराऊंगा। फरासीम ने रुख ईसा की जानिब किया और संजीदगी से इसे देखने लगा। मुसलमान होने के लिए सिर्फ एक कलमा पढ़ लेना काफी नहीं होता। वैसे तो इस्लाम में 6 कलमे बताए गए हैं, लेकिन मुसलमान होने के लिए सिर्फ पहला
दो ही पढ़ लेना काफी है। सिर्फ पहला कलमा पढ़ लेने से हम सिर्फ मुसलमान कहलाए जाएंगे, मगर मुकम्मल ईमान के लिए दूसरा कलमा भी पढ़ना जरूरी है। ईसा ने भी संजीदगी से समझाने की कोशिश की। हाँ, वैसे तो मैं खुद भी एक बार कलमे पढ़ चुका हूँ, मगर मुझे इनके मतलब का नहीं पता, मैंने तर्जुमा नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मुझे इस्लाम कबूल करने का मतलब समझा सको। फरासीम ने जवाबन कहा, बिल्कुल, मतलब जाने बगैर कोई भी इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। मतलब जानना बहुत जरूरी है। मैं पहला कलमा पढ़ता हूँ, आप साथ दोहराते जाएं, फिर मैं आपको इसका मतलब भी बताता जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो इसके साथ पढ़ता जा रहा था। इस कलमे का मतलब ये है कि अल्लाह और इसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पक्का सच्चा ईमान रखना। अब दूसरा कलमा जिसमें हर इस चीज की गवाही दी जाती है कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। वो दोनों सर झुकाए कलमा गो थे। नायका और मार्गारेट बेयकीनी से इन दोनों को अब नीचे बैठ कर देख रही थी। पहली बार किसी को अपने सामने मुसलमान होते देखकर बेयकीनी तो तजस्सुस तो लाजिम था। बाकी कलमों का मतलब भी मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। तीसरे और चौथे कलमे में अल्लाह की सिफात और पाकी बयान की जाती है। पांचवें में अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी जाती है, और छठे में कुफ्र का रद्द किया जाता है और दूसरे गुनाहों से दूर रखने की दरख्वास्त की जाती है। अगर आप इन सब चीजों को दिल से कबूल करना चाह चुके हैं तो आज के बाद आप मुसलमान हुए। ईसा ने गहरी सांस भरी और फरासीम की जानिब देखकर मुस्कुराया। बाकी मैं इन सब चीजों को दिल से कबूल करता हूँ। फरासीम भी मुस्कुराया। भाई, मैं आपको बता नहीं सकता मैं आपके लिए किस कदर खुश हूँ। ईसा ने इनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ जब एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करता हो तो इससे किस कदर खुशी हो सकती है। मेरी दुआ है कि आज अल्लाह की नजर में जो मुकाम तुमने पाया वो हम सब मुसलमानों को भी नसीब हो। तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया इस सब के लिए। फरासीम ने इसका कंधा थपथपाया। अरे भाई, आपने तो मुझे इमोशनल ही कर दिया। एक मुसलमान होने के नाते ये मेरा फर्ज था। ईसा मुस्कुराया। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे। ईसा ने फरासीम को मुबारकबाद दी और खुद को फरासीम से अलग किया। दोनों की नजरें सामने बैठी दो लड़कियों पे पड़ी जो अभी भी यकटिक इन्हीं को देख रही थी। मार्गारेट, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईसा ने इसके सामने चुटकी बजाई तो वो दोनों चौंकी। क्या शुक्रिया किस लिए? मार्गारेट ने हैरत से पूछा। हाँ ना, तुम इतनी देर तक चुप रही, शुक्रिया तो बनता है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम बीच में ही फरासीम भाई का इंटरव्यू शुरू कर दोगी। ईसा शरारतों से बोला, जिस पर फरासीम हंसा। इंटरव्यू तो लूंगी, मगर तुम्हारे सामने नहीं, अकेले में। पहले तुम नायका को तंग करते थे और अब मुझे तंग करना शुरू कर दिया। अभी बताती हूँ भाई को। मार्गारेट ने आंखें घुमाकर ईसा को देखा और फिर जल्दी से बैग उठाकर तेजी से चलने लगी। अरे बात तो सुनो। ईसा ने हाँक लगाई, मगर वो हमेशा की तरह पलटी नहीं। नायका भी अपनी सोचों से निकलकर इसके पीछे चलने लगी। मैं भी चलता हूँ, अपनी बीवी को भी तो मुसलमान करना है। खुदा हाफिज। फरासीम भी अपनी निशिस्त से उठा और ईसा से मिलकर वहाँ से चला गया। ईसा वहीं बैठे आसमान को घूरने लगा। आज वो बहुत दिनों बाद खुशी और सुकून महसूस कर रहा था। क्या अपना मजहब छोड़ना इतना आसान है? क्या अपने मजहब से भी ज्यादा मोहब्बत किसी और से हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके दिल से आवाज आई थी। जिस रफ्तार से आवाज आई थी, इसी तेज रफ्तार से इसका दिल भी बहुत जोर से धड़कने लगा था। वो खुद को कंपोज करती स्टीफेंस के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया। आ जाओ मार्गारेट। स्टीफेंस ने इसे देखे बगैर कहा। वो खुद बेड पर लैपटॉप के सामने बैठा बहुत संजीदगी से कुछ पढ़ने में मसरूफ था। वो भी इसके बिल्कुल पास बेड पर एक किनारे पे बैठ गई। भाई, आपको पता है आज फरासीन ने, अभी वो कुछ बोल ही रही थी कि स्टीफेंस ने इसे टोक दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। ईसा ने बताया मुझे। वो लैपटॉप बंद करके एक साइड पे रखते हुए बोला। लेकिन भाई, ऐसे कैसे कोई? वो हैरत भरे लहजे में गोया हुई। वो ऐसे कि इसने बाकायदा रिसर्च की थी। वो खुद से मुतमईन नहीं था। इसने इस चीज का चुनाव किया जिसमें इसे सुकून मिला, और काम भी वही करना चाहिए जिससे हमारी अपनी जात मुतमईन हो। तुम्हें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। स्टीफेंस ने किताबें साइड टेबल पर रखते हुए सादगी से कहा। हाँ, ठीक कहा आपने। अच्छा भाई, मैं अब चलती हूँ, गुड नाइट। वो जल्दी से कहती हुई उठी और लंबे डग भरती अपने कमरे में चली गई और फिर ईसा की हदीस वाली डायरी पढ़ने लगी। दूसरी जानिब नायका थी जो मार्गारेट की तरह सारा दिन फरासीम के इस्लाम कबूल करने के बारे में ही सोचती रही। आज इतने दिनों बाद ईसा को सुकून में देखकर यकीनन वो भी खुश थी। आज वो भी ये जान गई थी कि इसके लिए अपने मजहब ही सब कुछ है। अब फरासीम की जगह मार्गारेट ले चुकी थी। वो रोजाना इसी बेंच पे बैठी ईसा का इंतजार करती। आज भी वो दोनों बहुत दिलचस्पी से महुई गुफ्तगू थे। जब नायका इनको दूर से देखकर पहली बार कुछ अजीब सा महसूस करने लगी।
मैं इसके लिए नामहरम हूँ और मार्गरेट इसके बारे में क्यों नहीं ऐसा सोचता? कहीं ईसा किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं? मुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? क्यों वो दिल ही दिल में न जाने क्या क्या सोचती रही। ईसा तुमसे एक बात पूछूं? मार्गरेट इसके कदमों में बैठकर पूछने लगी। हाँ पूछो, मगर ऐसे नहीं, ऊपर बैठकर। ईसा ने इसे उठने का कहा, मगर वो नहीं उठी। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। वो अपने बाजू घुटनों में हमायल करती बोली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं भी नीचे ही बैठूंगा। वो भी इसके सामने बेंच से टेक लगाकर बैठ गया। नायका अभी भी मुसलसल इन्हें ही देख रही थी। ईसा, तुम्हें पता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए थे और वो एक बार फिर से आसमान से उतारे जाएंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि इन्हें तो किसी ने देखा ही नहीं। मुझे बहुत शौक है इनसे मिलने का। मार्गरेट भी इसके टेक लगाकर बैठ गई और बहुत संजीदगी से बोलने लगी। कुरान पाक में इनके आने की जो निशानियां बताई गई हैं, इनसे पता चल जाएगा। तुम बस दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें तब तक जिंदा रखे, ये ना हो कि वो नीचे आए और तुम ऊपर चली जाओ। ईसा ने शरारत से कहा, तुम्हें तो बहुत जल्दी है कि मैं मर जाऊं। वो इसे घूरती हुई कदरे खफगी से बोली, अच्छा बाबा सॉरी, मजाक कर रहा था। वो अपने दोनों कान हाथों से छूता हुआ बोला तो वो इसकी अदा पे मुस्कुरा दी। क्या कुरान में सब कुछ लिखा गया है? वो फिर से कुछ सोचते हुए बोली, हाँ सब कुछ लिखा गया है, हर वो चीज जो मुकम्मल है। वो बहुत नर्म और धीमे लहजे में बोल रहा था। ईसा, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखो, इनसे मिलो? वो सर झुकाए कुछ इस अंदाज में बोली जैसे कुछ गलत बोल रही हो। कुछ लम्हे वो इसे यूं ही देखता रहा, फिर सर झुका कर बोलने लगा, तुम्हें पता है मार्गरेट, अगर कोई मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछे तो वो क्या है? कम से कम मैं तब तक जिंदा रहूं जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना आ जाए। मैं भी इन्हें देखना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ के बोलते बोलते वो रुक गया। नमी इसकी आंखों में उतर आई। वो मोहब्बत में इस मुकाम तक पहुंच चुका था कि ना चाहते हुए भी इसकी ये आखिरी ख्वाहिश बन चुकी थी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? बताओ ना, क्या पूछोगे इनसे? मार्गरेट ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं। वो अपने आंसू पी गया। प्लीज बताओ ना, वो इसरार करने लगी। मेरी क्लास है, अल्लाह हाफिज। वो इसे नजरअंदाज करता वहां से चला गया। अजीब किस्म का लड़का है, अच्छा भला मूड था, अचानक पता नहीं क्या हो जाता है इसे। वो इसे दूर जाते देखकर मुंह चिढ़ाने लगी। नायका अभी भी वहीं बुत बनी खड़ी थी कि हादी ने इसके कान में सरगोशी की। रोने से कुछ नहीं होता। वो हादी की आवाज पे पलटी और जल्दी से अपने आंसू साफ किए। जब तक तुम दोनों का मजहब एक नहीं होगा तब तक तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और ईसा अपने मजहब की खातिर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हादी का अब सिर्फ एक ही मकसद था कि ईसा और नायका को किसी भी तरह पहले जैसा हो जाए, ताकि मार्गरेट पे इनकी मोहब्बत आया हो जाए। वो सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था। इसे यकीन था कि मार्गरेट अब इसकी कभी नहीं हो सकती, मगर फिर भी इसे किसी और के साथ देखना इसकी बर्दाश्त से बाहर था। अपने मजहब से मोहब्बत किसे नहीं होती? मुझे भी सिर्फ अपने मजहब से मोहब्बत है और किसी से नहीं। उसे पार्ट लहजे में बोली और वहाँ से चली गई। हादी भी हार कबूल कर चुका था। वो भी सर झटकता वहाँ से चला गया। शाम 7 बजे का वक्त था जब वो सब इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े थे। हादी और सुमेरा इनके साथ नहीं थे। ईसा और नायका भी मार्गरेट को ना बोल चुके थे, मगर इसके इसरार पर स्टीफेंस को इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ी तो वो दोनों भी शॉपिंग के लिए मान गए। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।